शाम के व्यस्त समय में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर लोगों की भीड़ कभी न खत्म होने वाली नदी की तरह बह रही थी। आखिरी ट्रेन की घोषणा करने वाले लाउड स्पीकर की आवाज गूंज रही थी। हर गुजरते पल के साथ जल्दी करने का आग्रह कर रही थी। प्रिया अपने हाथों में वह फाइल पकड़े हुए थी जिसे उसने कई हफ्तों तक तैयार किया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिल हर घोषणा के साथ धड़क रहा था। यह एकमात्र मौका था, उन मुश्किल भरे दिनों की श्रृंखला से बचने का टिकट था जो न जाने कब तक चलने वाले थे। अगर वह इस ट्रेन पर चढ़ जाती तो वह उस साक्षात्कार के लिए समय पर पहुंच जाती जिसका उसने सपना देखा था। एक स्थिर नौकरी गुजारे के लिए पर्याप्त वेतन, स्वास्थ्य बीमा, ताकि उसे अपने छोटे भाई के बीमार होने पर चिंता न करनी पड़े, और सबसे बढ़कर एक ऐसा भविष्य जिसमें कोई निराशा न हो। इस भाग दौड़ भरे माहौल में जब सब लोग ट्रेन की ओर भागे जा रहे थे, प्रिया की नज़र अचानक एक अकेले दृश्य पर रुक गई। एक बूढ़ा आदमी एक बेंच पर गिरा हुआ बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें दर्द से धुंधली थीं। उसने अभी भी अपना पुराना चमड़े का ब्रीफकेस कसकर पकड़ रखा था और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। उसके आसपास सैकड़ों लोग गुजर रहे थे, हर कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में था। किसी ने भी उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जिसे मदद की सख्त जरूरत थी। प्रिया रुक गई। उसका मन उलझन में था। उसके कानों में अभी भी लाउड स्पीकर की घोषणा गूंज रही थी। आखिरी ट्रेन बस कुछ ही सेकंड में चलने वाली थी। अगर वह थोड़ा तेज चलती, अगर वह अपनी हिचकिचाहट को दूर कर देती, तो वह ट्रेन पकड़ लेती। वह उस भाग्यशाली साक्षात्कार में पहुंच जाती, उस मौके को पकड़ लेती जिसका वह और उसका भाई बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन वह आंखें एक अजनबी की निराशा भरी आंखें उसके दिल में चुभ गईं। यह अब किसी अजनबी की बेजान नजर नहीं थी, बल्कि जीवन और मृत्यु के क्षण में मदद के लिए एक आखिरी पुकार थी। समय अब केवल सेकंड में गिना जा रहा था, लेकिन प्रिया के दिमाग में यह अंतहीन लग रहा था। उसने एक छोटे से ढाबे में कड़ी मेहनत के महीनों के बारे में सोचा, उन रातों के बारे में जब वह दफ्तरों की सफाई करते करते थक जाती थी। उसने अपने भाई के चेहरे के बारे में सोचा, जो पुस्तकालय से उधार ली गई किताबों के ढेर पर झुका हुआ था। उसने दराज में पड़े बिलों के ढेर के बारे में सोचा, जिनका भुगतान कैसे करना है ये उसे नहीं पता था। ये अवसर ही बाहर निकलने का रास्ता था। बस उस आदमी को नज़रअंदाज करना था, बस आगे बढ़ना था, और उसे अब पछतायान चिंता को सहन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके दिल में एक चुभन हुई। अगर वह चली गई तो उस काफी चिंता को टीबी आय की टीबी परी बूढ़े आदमी का क्या होगा? क्या कोई और रुकेगा, या हर कोई उन भागते हुए सायों की तरह मुंह मोड़ लेगा? स्टेशन के शोर के बीच एक इंसान की हताश खामोशी अचानक गूंज उठी। यह अब सिर्फ उस बूढ़े आदमी की बात नहीं थी, बल्कि यह उसके लिए एक परीक्षा थी, एक अप्रत्याशित चुनौती जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, एक ऐसा मोड़ जहां उसे तुरंत चुनना था। प्रिया ने अपने भीतर के संघर्ष को स्पष्ट रूप से महसूस किया। एक तरफ उसके और उसके भाई का भविष्य था, और दूसरी तरफ एक अजनबी की जान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतने कठोर दो विकल्पों के बीच खड़ा होना पड़ेगा, खासकर अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में। लोग अक्सर कहते हैं कि अवसर केवल एक बार आता है, और उसके लिए यह अवसर इतना कीमती था कि इसे खोया नहीं जा सकता था। लेकिन किसी ने उसे यह भी सिखाया था कि एक व्यक्ति का चरित्र उसके कर्मों से परिभाषित होता है, जब उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। अत्यधिक तनाव के क्षण में अंतिम घोषणा की आवाज ने जैसे सन्नाटे को चीर दिया। ट्रेन के दरवाजे बंद होने वाले थे। उसका दिल जैसे रुक सा गया। उसने ट्रेन की ओर देखा, जहां दरवाजा अभी भी खुला था। चमकदार रोशनी आखिरी यात्री का इंतजार कर रही थी।
फिर उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा, जहां कमजोर सांसें और खामोश गुहार लगाती आंखें चीख रही थीं। उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर वह उसे बचाने के लिए दौड़ी तो ट्रेन छूट जाएगी, साक्षात्कार हाथ से निकल जाएगा। अगर वह मुंह मोड़कर चली गई तो उसकी अंतरात्मा पर एक ऐसा घाव रह जाएगा जो कभी नहीं भरेगा। प्रिया समझ गई कि यह निर्णय न केवल उसके भविष्य को बल्कि बाकी जीवन में वह खुद को कैसे देखेगी यह भी तय करेगा। ट्रेन शोर और उन सपनों को लेकर चल पड़ी जिन्हें उसने कभी संजोया था, लेकिन उस पल चुनाव पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। सारी चिंताएं, सारी गणनाएं एक सरल लेकिन तीव्र भावना के लिए रास्ता बना गईं, सही काम करना। और एक बार जब दिल बोलता है तो मुंह मोड़ने का कोई कारण नहीं रहता। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अभी भी कोलाहलपूर्ण था, लोग अभी भी तेजी से चल रहे थे, लेकिन प्रिया के लिए दुनिया उस पल में रुक गई थी। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई दुविधा नहीं, केवल एक स्पष्ट सत्य था, उसे रुकना था, भले ही उसे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। और उस क्षण से एक और यात्रा, आश्चर्य और चुनौतियों से भरी, चुपचाप शुरू हो गई। अंतहीन लगने वाले महीनों में प्रिया का जीवन कभी न खत्म होने वाली कठिनाइयों के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसने बहुत पहले पढ़ाई का अनंता करता है, उसने बहुत पहले पढ़ाई का सपना छोड़ दिया था। अपने छोटे भाई का पालन पोषण करने के लिए उन नौकरियों को स्वीकार कर लिया था जिन्हें कोई नहीं चाहता था। हर सुबह जब ज्यादातर लोग अभी भी सो रहे होते थे, प्रिया पुराने मोहल्ले के एक छोटे से ढाबे की वर्दी पहन लेती थी, जहां टूटी फूटी लकड़ी की मेजें हमेशा ग्राहकों की आवाजों से भरी रहती थीं। काम घंटों तक चलता था, जिसके बदले में ग्राहकों की कभी कभार उदारता से कुछ रुपये मिल जाते थे। भाग्यशाली दिनों में यह कुछ अच्छे भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त होता था। ज्यादातर समय वे थोड़े से रुपये समुद्र में एक बूंद की तरह थे। घर के किराए, बिजली, पानी और हर महीने नियमित रूप से आने वाले कई अन्य खर्चों के मुकाबले कुछ भी नहीं। शाम को जब मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की ऊंची इमारतों की रोशनी अभी भी चमक रही होती थी, प्रिया दफ्तरों में अपनी सफाई की शिफ्ट शुरू करती थी। काम दोहराव वाला और थका देने वाला था, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसे इस अनिश्चित जीवन को बनाए रखने के लिए पैसे और स्थिरता की जरूरत थी। उसका भाई रोहन परिवार की बची हुई सारी उम्मीदों के साथ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था। पुरानी उधार ली गई किताबें, पुस्तकालय में भीड़ भरे अध्ययन के घंटे, यह सब साबित करता था कि वह मौजूदा परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए दृढ़ था। लेकिन जब भी रोहन सिर उठाकर पूछता, दीदी, क्या इस बार किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं, तो प्रिया का दिल कस जाता था। मुंबई के एक उपनगर में उनके छोटे से फ्लैट में कुछ पुराने फर्नीचर, एक पुरानी स्टडी टेबल और एक घिसी हुई कुर्सी के अलावा कुछ नहीं था जो कई हाथों से गुजरी थी। फिर भी दोनों भाई बहन के लिए यह उनका घर था। थका देने वाले दिनों के बाद उनका आखिरी सहारा था। जब भी वह घर लौटती, प्रिया रोहन को किताबों के ढेर के पास बैठा पाती, उसकी आंखें एकाग्र होतीं और उसका चेहरा चिंता और दृढ़ संकल्प से भरा होता था। वह जानती थी कि उसका 18 वर्षीय भाई दोनों के सपनों का बोझ उठा रहा था, उन उम्मीदों का बोझ उठा रहा था जो उनके माता पिता उन्हें नहीं दे पाए थे। एक सड़क दुर्घटना में माता पिता की मृत्यु एक ऐसा घाव बन गई थी जो कभी नहीं भरा। उस दिन से प्रिया को जल्दी बड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उसने स्कूल छोड़ दिया, कोई भी काम ले लिया, चाहे वह वेटर का हो, बर्तन धोने का हो या सफाई का हो, जब तक कि उससे आमदनी होती थी। उसका समय अब युवावस्था का नहीं था, बल्कि सुबह से आधी रात तक चलने वाली लंबी शिफ्टों का था।
लेकिन थके होने के बावजूद उसने कभी रोहन को भोजन, पढ़ाई या देखभाल की कमी नहीं होने दी। हर बलिदान सार्थक था। अगर वह अपने भाई को वह भविष्य दे पाती जिसे उसने खुद खो दिया था। कभी कभी जब रोहन अपनी पढ़ाई की योजनाओं के बारे में बात करता तो उसकी आंखें चमक उठतीं, जैसे प्रिया को जीने का विश्वास दिला रही हों। वह एक असली विश्वविद्यालय में कक्षाओं का सपना देखता था, शोध करने का सपना देखता था, बड़े प्रोजेक्ट्स में भाग लेने का सपना देखता था। लेकिन उसे हासिल करने के लिए पैसे की जरूरत थी। ट्यूशन फीस के लिए पैसे, किताबों के लिए पैसे, हर उस चीज के लिए पैसे जिसकी दोनों भाई बहन को अक्सर कमी होती थी। रोहन के लिए एक पूरी स्कॉलरशिप सब कुछ बदल सकती थी, लेकिन वहां तक का रास्ता बहुत सारी चुनौतियों से भरा था और प्रिया अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझती थी। वह उस उम्मीद को बुझने नहीं दे सकती थी। सबसे थके हुए दिनों में जब वह छोटे से बाथरूम में खड़ी होती, प्रिया आईने में अपना थका हुआ चेहरा देखती थी। वह अक्सर अपनी थकान छिपाने के लिए जबरदस्ती मुस्कुराती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रोहन उसकी कमजोरी देखे। अपने भाई के लिए वह हमेशा मजबूत दिखती थी, जैसे कि कुछ भी उसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन केवल वह जानती थी कि हर अनपेड बिल, हर ट्रेन टिकट का पैसा, हर छोड़ा हुआ भोजन, सब कुछ उसके कंधों पर बोझ बन गया था। फिर भी उसके दिल में एक विश्वास सुलगता रहा कि सारी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि प्रिया ने कभी भी एक बेहतर दिन का सपना देखना नहीं छोड़ा था। वह एक अच्छी नौकरी करना चाहती थी, एक स्थिर आय के साथ, स्वास्थ्य बीमा के साथ, ताकि उसे बीमार होने पर डर न लगे। वह एक बड़ा घर चाहती थी, ताकि उसके भाई को ठीक से पढ़ाई करने की जगह मिल सके। और सबसे बढ़कर वह यह साबित करना चाहती थी कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं था। उस भाग्यशाली सुबह सब कुछ बदलने से पहले प्रिया ने अपना परिचित चक्र दोहराया। ढाबे में 6 घंटे के काम के बदले उसे महज 500 रुपये मिले। वह राशि जब उसके हाथ में आई तो उसे दुख और गुस्सा दोनों आया। एक सुबह पूरी ताकत लगा देने के बाद भी बस कुछ ब्रेड और कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए ही पैसे मिले। प्रिया उन मुड़े तुड़े नोटों को गिनने बैठ गई। मन में घर का किराया, बिजली, पानी के बिल और फिर रोहन की किताबों के भुगतान की योजना बना रही थी। जितना वह गिनती, उसका दिल उतना ही भारी होता जाता। वापस जाते समय वह गिनती होगा, वह बारी समय रथा था। मोटेक की इमारत के पास से गुजरी, जहां दफ्तर के कपड़ों में कर्मचारी आत्मविश्वास से अंदर बाहर आ जा रहे थे। प्रिया के लिए यह एक दूर की दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ 100 रुपये जीवन मरण का सवाल नहीं थे, एक ऐसी दुनिया जहां भविष्य थका देने वाली शिफ्टों से नहीं जुड़ा था। वह उस जगह से हजारों बार गुजरी थी, हर बार ऊपर देखती और फिर सिर झुकाकर आगे बढ़ जाती, क्योंकि वह अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। जब वह पुराने फ्लैट में लौटी तो रोहन अभी भी किताबों के ढेर के पास बैठा था, लेकिन उसका चेहरा असामान्य रूप से खिला हुआ था। उसने उत्साह से एक स्कॉलरशिप के बारे में बताया, जिसकी आवेदन की समय सीमा नजदीक आ रही थी। एक अवसर जिसे वह मानता था कि वह हासिल कर सकता है। प्रिया ने सुना, उसका दिल खुशी और चिंता दोनों से भर गया। अवसर वास्तव में कीमती था, लेकिन साक्षात्कार के लिए, कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, यात्रा के खर्चों का प्रबंधन कैसे होगा? जवाब खोजने से पहले ही प्रिया का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई दिया। दूसरी तरफ एक महिला की आवाज ने खुद को पीटी इंडस्ट्रीज से बताया। उन्होंने बताया कि प्रिया का आवेदन चुना गया था और उसी दिन एक साक्षात्कार के लिए उसे बुलाया गया था। उस पल में वह लगभग सुन्न हो गई। यही मौका था। एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी, 40 शून्य रुपये प्रति माह के वेतन के साथ,
बीमा और उन लाभों के साथ जिनका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। एक नौकरी जो सभी बिलों का भुगतान कर सकती थी, रोहन को ठीक से पढ़ाई करने में मदद कर सकती थी, दोनों भाई बहन के लिए एक अलग रास्ता खोल सकती थी। फोन कटने के बाद प्रिया चुपचाप बैठी रही, सारी भावनाएं फूट पड़ीं, खुशी, उम्मीद, चिंता, डर। उसने अपने पर्स में थोड़े से पैसे देखे, हर एक नोट को गिना। शहर के केंद्र तक ट्रेन का टिकट लगभग सारे बचे हुए पैसे ले लेगा, लेकिन अगर वह नहीं गई तो कोई और मौका नहीं होगा। मुश्किलों के बावजूद उसने फैसला किया, बस वहां पहुंचना है, बस साक्षात्कार में सफल होना है और सब कुछ बदल जाएगा। उस उमस भरी दोपहर में प्रिया ने अपने आखिरी पैसे से ट्रेन का टिकट खरीदा। वह जानती थी कि इसका मतलब है कि रात का खाना छोड़ना पड़ सकता है, इसका मतलब है एक और दिन भूखे रहना। लेकिन वह यह सब करने को तैयार थी, क्योंकि इस बार यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि दोनों भाई बहन का भविष्य था। और उसके दिल में उम्मीद की लौ पहले से कहीं ज्यादा तेज जल उठी। सुबह भारी लेकिन उम्मीदों से भरी गुजरी। कंपनी से फोन आने के बाद प्रिया किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में केवल गणनाएं, परिदृश्य और एक ऐसे भविष्य की कल्पनाएं थीं जो वर्तमान से बिल्कुल अलग था। वह रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कोई शिखर नहीं थी, कोई दूर का सपना नहीं था, लेकिन उसके लिए यह एक आसान जीवन का दरवाजा था। एक ऐसा जीवन जहां हर बिल एक जुनून नहीं बन जाता। एक ऐसा जीवन जहां उसके भाई को फटी पुरानी किताबों के साथ खुद संघर्ष नहीं करना पड़ता। उसने अपना पर्स खोला और बचे हुए थोड़े से पैसे देखे। सुबह के 500 रुपये और पिछले हफ्ते के कुछ बचे हुए सिक्के। शहर के केंद्र तक आने जाने का ट्रेन टिकट 300 रुपये का था। उसके पास पूरे दिन के लिए 200 रुपये बचे थे। खाने के बारे में सोचते ही प्रिया को पेट खाली महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को और खर्च करने की इजाजत नहीं दी। उसने खुद से कहा कि थोड़ी सी भूख कोई समस्या नहीं है। इस बार का अवसर सबसे महत्वपूर्ण था। छोटे से फ्लैट में रोहन अभी भी अपने होमवर्क में डूबा हुआ था। कीबोर्ड की टाइपिंग की आवाज उसकी लंबी सांसों के साथ मिली हुई थी। प्रिया ने अपने भाई को देखा और उन समयों को याद किया जब उसने एक रसायन विज्ञान शोधकर्ता बनने के अपने सपने के बारे में बताया था, एक आधुनिक प्रयोगशाला में काम करने, बड़े प्रोजेक्ट्स में योगदान देने के बारे में। हर बार जब वह सुनती तो वह खुश और दुखी दोनों होती, क्योंकि वह जानती थी कि उस सपने और वास्तविकता के बीच की दूरी बहुत लंबी थी। लेकिन अगर वह इस नौकरी को हासिल कर सकती, अगर एक स्थिर आय आने लगती, तो वह दूरी बहुत कम हो जाती। उसने रोहन को एक प्रयोगशाला में सफेद कोट पहने हुए कल्पना की। उसकी आंखें विश्वास से चमक रही थीं और उसके दिल में अचानक एक दृढ़ संकल्प जाग उठा। प्रिया ने सावधानी से अपनी फाइल को एक बैग में रखा, हर उस पन्ने को देखा जिसे उसने कई हफ्ते पहले तैयार किया था। सब कुछ उन थोड़े से पैसों से प्रिंट किया गया था जो उसने सस्ते भोजन खाकर बचाए थे। ढाबे में काम करने के अनुभव, दफ्तर की सफाई के काम के बारे में संक्षिप्त परिचय की पंक्तियां सामान्य लग सकती थीं, लेकिन यह सब कुछ था जो वह प्रस्तुत कर सकती थी। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई उपाधि नहीं थी, लेकिन उसके पास दृढ़ता और इच्छा शक्ति थी, यह जानते हुए भी कि अन्य उम्मीदवारों के पास अधिक ताकत होगी। उसे अभी भी विश्वास था कि उसका ईमानदार रवैया और सीखने की इच्छा उसे एक अच्छा प्रभाव डालने में मदद कर सकती है। घड़ी ने लगभग 2 बजाए। उसने अपना बैग कंधे पर डाला, अपने भाई की ओर मुड़ी और अपनी चिंता छिपाने के लिए मुस्कुराई। रोहन ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने उसे प्रोत्साहित किया कि वह निश्चित रूप से सफल होगी। उन शब्दों ने प्रिया के दिल को हल्का कर दिया, जैसे उसे और ताकत मिल गई हो। उसने सिर हिलाया, इस विश्वास के साथ फ्लैट से बाहर निकली कि वह सही काम कर रही है। ट्रेन स्टेशन के रास्ते में
उसका दिमाग भविष्य की योजनाओं से भरा था। अगर उसे यह नौकरी मिल जाती तो वह कर्ज चुका सकती, अपने भाई की ट्यूशन फीस के लिए बचत कर सकती, एक बेहतर जगह पर जा सकती जहां उन्हें तेज हवा से दरवाजा पटकने पर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसने दोनों भाई बहन को एक पूरा डिनर करते हुए भी कल्पना की बिना पर्स में बचे पैसे की चिंता किए। यह एक साधारण सपना था, लेकिन उसके लिए यह किसी भी चीज से बड़ा था। जब वह अंधियर पतरा करने की वह साधारण काम करते हुए उन्हें साधारण सपना था। स्टेशन पहुंची तो प्रिया ने अपने आखिरी पैसे से टिकट खरीदा। उसके पर्स में अब केवल कुछ सिक्के बचे थे जो एक अच्छा भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात अपने दिमाग को केंद्रित रखना था। ट्रेन ट्रेन का इंतजार करते हुए उसने अपने चारों ओर भागते हुए लोगों को देखा। हर कोई अपने उद्देश्य में व्यस्त था। उस पल में उसने महसूस किया कि वह भी उनकी तरह थी, इस विशाल शहर में भीड़ में से एक, लेकिन अपने दिल में एक उग्र आशा लिए हुए। घड़ी ने 2:15 बजाए। यह उसके लिए शहर के केंद्र में 15 मिनट पहले पहुंचने के लिए एकदम सही समय था। नियुक्ति के अनुसार उसने राहत की सांस ली, खुद से कहा कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। भूख और तनाव के कारण थोड़ी सी थकान उसे रोक नहीं सकती। उसने इस अवसर को पाने के लिए बहुत कुछ खोया था, और अब वह किसी भी चीज को उसे रोकने नहीं दे सकती थी। ट्रेन आई, वह चढ़ गई, एक शांत जगह ढूंढी और अपनी फाइल को कसकर पकड़ लिया। उसके दिमाग में साक्षात्कार का दृश्य लगातार घूम रहा था। उसने खुद से कहा कि वह मुस्कुराएगी, आत्मविश्वास से जवाब देगी, ये साबित करेगी कि उच्च डिग्री न होने के बावजूद वह एक समर्पित कर्मचारी बन सकती है। वह दबाव सहने की अपनी क्षमता के बारे में बात करेगी, अपनी वफादारी के बारे में, कड़ी मेहनत के अनुभव के बारे में। वह जो कुछ भी कर सकती थी, वह अपनी ईमानदारी पर पूरा विश्वास रखना था। ट्रेन में समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन प्रिया के दिल में सब कुछ उथल-पुथल था। वह डरी हुई थी, उत्साहित थी, थकी हुई थी और दृढ़ थी। सभी भावनाएं उसके सीने में एक गांठ के रूप में मिश्रित हो गईं। लेकिन सबसे बढ़कर उसे एक अजीब विश्वास महसूस हुआ कि आज उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। जब ट्रेन शहर के केंद्र के पास पहुंची तो प्रिया ने फिर से अपना फोन चेक किया। कोई नई खाला, कोई नई अति ऐसी कॉल नहीं, कोई संदेश नहीं, केवल कैलेंडर ऐप से साक्षात्कार के बारे में रिमाइंडर थे। सब कुछ नियंत्रण में था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली, खुद से कहा कि सारी चिंताओं को पीछे छोड़ दो, बस एक और कदम, बस साक्षात्कार पूरा करना है और सब कुछ बदल जाएगा। जब ट्रेन रुकी तो प्रिया उबलते विश्वास के साथ उतरी। समय अभी भी था, भविष्य आगे इंतजार कर रहा था। उसके दिल में सारी उम्मीदें उस दोपहर पर, इस एकमात्र अवसर पर टिकी थीं, और उसे विश्वास था कि अगर वह पर्याप्त बहादुर, पर्याप्त दृढ़, पर्याप्त ईमानदार है तो सपनों का दरवाजा खुल जाएगा। आखिरी ट्रेन की घोषणा करने वाले लाउडस्पीकर की आवाज तेजी से गूंज रही थी, इतनी स्पष्ट थी कि जैसे वह हर बचे हुए सेकंड पर जोर दे रही हो। प्रिया ने उस ट्रेन की ओर देखा जिसके दरवाजे खुले थे। रोशनी एक ऐसे रास्ते की तरह बाहर आ रही थी जो उसे उसके निराशाजनक जीवन से बाहर निकाल सकता था। वह जानती थी कि अगर वह थोड़ा तेज चलती तो सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता। वह साक्षात्कार के लिए समय पर पहुंच जाती, भर्ती करने वालों के सामने बैठती और वह सब कुछ प्रस्तुत करती जो उसने तैयार किया था। अगर वह भाग्यशाली रही तो वह मुंबई के उस जर्जर फ्लैट को छोड़ देगी, सभी बढ़ते बिलों का भुगतान कर देगी, और रोहन के पास अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पर्याप्त किताबें होंगी जिसे उनके माता पिता कभी नहीं देख पाए थे। यह सब हो सकता था, बस उसे हिचकिचाना नहीं था। लेकिन ठीक उसी क्षण
उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर रुक गई जो लंबी बेंच पर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसमें किसी को बुलाने की भी ताकत नहीं बची है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, सांसें तेज थीं, आंखें दर्द से धुंधली थीं, लेकिन फिर भी उनमें एक गुहार थी। उसने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, केवल टूटे फूटे फुसफुसाहटें थीं, जैसे वह गुहार लगा रहा हो। वह दृश्य प्रिया के मन पर एक सीधे प्रहार की तरह था। सैकड़ों लोगों के बीच से गुजरते हुए कोई भी नहीं रुका। हर कोई अपनी ट्रेन, अपनी नौकरी, अपनी नियुक्तियों, अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में व्यस्त था। वह आदमी उनकी नज़रों में जैसे अदृश्य था। प्रिया चुपचाप खड़ी रही, उसका मन उलझन में था। एक तरफ ट्रेन इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ एक जान मदद के लिए पुकार रही थी। समय केवल कुछ सेकंड का था, लेकिन उसके दिमाग में यह एक पूरी जिंदगी की तरह लंबा लग रहा था। उसे अपनी माँ की पुरानी बातें याद आईं कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकता, उसे सबसे ऊपर करुणा रखनी चाहिए। उसे अपने पिता के जीवित रहने के दिन याद आए, जो हमेशा एक बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार कराने या किसी अजनबी के गिरे हुए सामान को उठाने के लिए रुक जाते थे, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। पिता ने कहा था कि सही काम को कभी भी लाभ से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर उसने रोहन के बारे में सोचा, अधूरी ट्यूशन फीस के बारे में, उस साक्षात्कार के बारे में जो शायद कई सालों में एक ही बार मिला था। उसने ट्रेन पर चढ़ने, चुपचाप बैठने और उस आदमी को अकेला छोड़ देने के दृश्य की कल्पना की। शायद कोई और एम्बुलेंस बुला लेगा, शायद वह ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, प्रिया को अपने दिल में एक घुटन महसूस हुई, क्योंकि सच्चाई बहुत स्पष्ट थी। अगर हर कोई ऐसा ही सोचता तो उसके पास कोई मौका नहीं होता, और अगर वह उसकी आंखों के सामने मर गया, तो क्या उसमें हर सुबह आईने में सीधे देखने की हिम्मत होगी? जितना वह सोचती, उसका दिल उतना ही दब जाता। लाउडस्पीकर पर आखिरी बार घोषणा गूंजती रही, बस कुछ ही सेकंड, ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ट्रेन स्टेशन से निकल जाएगी उस सपने को लेकर जिसे उसने अपनी बची हुई हर चीज से दांव पर लगाया था। सारी योजनाएं ढह जाएंगी, दोनों भाई बहन का भविष्य फिर से थका देने वाले अंधेरे दिनों में लौट आएगा। डरी हुई नजर, जैसे कि वह अपना आखिरी विश्वास सौंप रहा हो, उस पल में चुनाव स्पष्ट हो गया। प्रिया जानती थी कि अगर वह ट्रेन चूक गई तो वह सब कुछ खो देगी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि कुछ चीजें पैसे या करियर के अवसरों से नहीं मापी जा सकती। एक इंसान की जान, एक सही काम, एक विवेकपूर्ण निर्णय, ये चीजें किसी भी नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। उसने अपना फोन निकाला और आपातकालीन नंबर पर फोन किया। दूसरी तरफ से एक तेज आवाज आई जिसने जरूरी जानकारी मांगी। प्रिया ने संक्षेप में जवाब दिया, बूढ़े आदमी की हालत और स्थान के बारे में बताया, फिर मेडिकल स्टाफ के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते समय उसने उस आदमी को शांत करने पर ध्यान केंद्रित किया, बार बार दोहराती रही कि मदद आ रही है, कि वह अकेला नहीं है। ट्रेन के जाने की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठी, यह संकेत देते हुए कि अवसर का दरवाजा अभी अभी बंद हुआ है। प्रिया ने उस गड़गड़ाहट को स्पष्ट रूप से सुना, जैसे कि यह एक पुष्टि हो कि उसका सपना अभी अभी टूट गया है। लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी, यह अफसोस, दर्द और एक अजीब सी शांति का मिश्रण था। वह जानती थी कि उसने वह अवसर खो दिया है जिसका वह कई सालों से इंतजार कर रही थी, लेकिन साथ ही वह यह भी जानती थी कि कोई भी चीज इस काम की जगह नहीं ले सकती। भविष्य चाहे जैसा भी हो, कम से कम उसने मुंह नहीं मोड़ा था। उसने एक इंसान को अकेलेपन में मौत का सामना नहीं करने दिया था। इंतजार के मिनट अंतहीन लग रहे थे। जब दूर से एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया तो प्रिया ने अपने दिल को थोड़ा हल्का महसूस किया। उसने बूढ़े आदमी को फिर से देखा,
उसकी आंखें शांत हो गईं, जैसे उसे सहारा मिल गया हो। उसके दिल में भविष्य की चिंता अभी भी भारी थी, लेकिन उसके साथ एक निश्चितता भी थी। अवसर खोने के बावजूद उसने कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण बचा लिया था। उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अभी भी भीड़-भाड़ वाला था, अभी भी भागते हुए लोगों से भरा था। लेकिन प्रिया के लिए दुनिया बदल गई थी। कुछ ही सेकंड में लिए गए एक फैसले ने आगे का रास्ता फिर से बना दिया था। वह रास्ता अंधेरा था या उज्ज्वल, वह अभी नहीं जान सकती थी, लेकिन यह निश्चित था कि ट्रेन का पीछा करने के बजाय बूढ़े आदमी के पास रुकने का क्षण उसकी जिंदगी का एक मोड़ बन गया था। एक ऐसा मोड़ जिसे कोई भी चीज मिटा नहीं सकती थी। एम्बुलेंस का सायरन बंद होते ही अस्पताल का माहौल अपनी परिचित व्यस्त लय में आ गया। प्रिया इंतजार करने वाली बेंचों पर बैठी थी। उसके हाथ में अभी भी वह फाइल थी जो थोड़ी देर पहले हुई बारिश से भीग गई थी। उसका दिमाग खाली था। उसके सिर में केवल एक भनभनाहट थी, जैसे बाहर की सारी आवाजें अवरुद्ध हो गई हों। ट्रेन जा चुकी थी, साक्षात्कार निश्चित रूप से हाथ से निकल गया था। इतने दिनों से बनाई गई सारी उम्मीदें अचानक ढह गईं। लेकिन जब उसने स्टेशन पर उस आदमी की कांपती आंखों को याद किया, तो उसे अभी भी लगा कि उसका फैसला अलग नहीं हो सकता था। इंतजार का समय अंतहीन लग रहा था। जब भी कोई डॉक्टर या नर्स पास से गुजरती, प्रिया किसी खबर की उम्मीद में उन्हें देखती। आखिरकार एक डॉक्टर आया। उसने शांत स्वर में बताया कि मरीज की हालत अब स्थिर है। इसका कारण तनाव और निर्जलीकरण के कारण अचानक हृदय की समस्या थी, साथ ही एक नई दवा की प्रतिक्रिया भी। यह सुनकर प्रिया ने राहत की सांस ली। उस पल में अपनी चिंताएं फीकी पड़ गईं, और यह जानकर राहत मिली कि वह आदमी अब खतरे से बाहर है। जब डॉक्टर ने उसे कमरे में जाने की अनुमति दी, तो प्रिया अंदर गई। उसका मन अभी भी जिज्ञासा और चिंता के बीच उलझा हुआ था। वह आदमी अब अधिक होश में था। उसका चेहरा पहले की तरह पीला नहीं था। उसकी आवाज कमजोर लेकिन स्पष्ट थी। उसने उसे लंबे समय तक देखा और फिर कहा कि उसने उसकी जान बचाई है। प्रिया ने सिर हिलाया, केवल यह कहा कि उस स्थिति में कोई भी ऐसा ही करता। लेकिन उसने दृढ़ता से कहा कि दर्जनों लोग बिना रुके गुजर गए थे, और अगर वह नहीं होती तो शायद वह स्टेशन पर ही मर जाता। कहानी वहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन फिर नए विवरण सामने आने लगे, जिससे प्रिया हैरान रह गई। उस आदमी ने अपना परिचय विक्रम सिंह के रूप में दिया, जो मोर्टेक कॉरपोरेशन के संस्थापक थे, जो मुंबई की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक थी और देश के सबसे प्रभावशाली नामों में से एक थी। मोर्टेक नाम, जिसका विशाल मुख्यालय प्रिया अक्सर रात में काम पर जाते समय दूर से देखती थी। पता चला कि वह उस व्यक्ति से जुड़ा था जो उसके सामने लेटा था। यह सुनकर प्रिया का दिल धड़क उठा। मोर्टेक सिर्फ कोई दूर की कंपनी नहीं थी, बल्कि यह पीटी इंडस्ट्रीज की मूल कंपनी थी, जहां उसने आवेदन किया था और अभी अभी साक्षात्कार चूक गई थी। यह सब एक कड़वी विडंबना की तरह था। उसने विक्रम द्वारा स्थापित समूह की एक शाखा में काम करने का अवसर बलिदान कर दिया था। केवल कुछ घंटों बाद ही उस संबंध का एहसास हुआ। उसके दिमाग में उन दिनों की छवियां कौंध गईं, जब वह मोर्टेक की इमारत के पास से गुजरती थी, आत्मविश्वास से भरे दफ्तर के कर्मचारियों को अंदर जाते हुए देखती थी। उसने कभी कामना की थी कि काश वह एक बार वहां कदम रख पाती, भले ही सबसे छोटा काम करने के लिए। लेकिन वह सपना एक जान बचाने के फैसले से बदल गया था। यह सोचते हुए प्रिया को नहीं पता था कि हंसे या रोए। जब प्रिया अभी भी अपने उलझे हुए विचारों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, कमरे का दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र, मंद्रास को पाकी कमरी खाना का आदमी, जिसने एक सलीकेदार सूट पहना था, अंदर आया। उसकी आंखों में चिंता थी,
लेकिन विक्रम को होश में देखकर वे चमक उठीं। वह पास आया, विक्रम को पिताजी कहा, फिर प्रिया की ओर मुड़कर आभार व्यक्त किया। उसने अपना परिचय राजेश सिंह के रूप में दिया, जो विक्रम का बेटा और समूह के अधिकारियों में से एक था। उसकी आवाज भर्रा गई जब उसने उल्लेख किया कि पूरा परिवार तब बेहद डर गया था जब विक्रम एक महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले गायब हो गए थे। आगे जो शब्द उसने कहे उससे प्रिया स्तब्ध रह गई। पता चला कि स्टेशन पर गिरने से पहले विक्रम एक बोर्ड बैठक में जा रहे थे ताकि करोड़ों रुपये के विलय सौदे पर हस्ताक्षर कर सकें। नई दवा के कारण थकान और भ्रम ने उसे रास्ता भटका दिया और फिर वह भीड़ के बीच बेहोश हो गया। अगर समय पर हस्तक्षेप नहीं होता तो उसकी जान जा सकती थी, जिसका मतलब था कि महत्वपूर्ण सौदा भी ढह जाता। प्रिया चुपचाप बैठी रही। उसने अपने लिए एकमात्र अवसर खो दिया था, लेकिन साथ ही उसने एक ऐसे व्यक्ति की जान बचाई थी जिसका मूल्य और प्रभाव उसकी कल्पना से कहीं परे था। उसके अंदर एक विरोधाभासी भावना उठी। एक तरफ खोए हुए साक्षात्कार के लिए अफसोस था और दूसरी तरफ इस मामले की भयावहता पर घबराहट थी। वह सिर्फ एक साधारण लड़की थी जो थोड़ी सी तनख्वाह पर जी रही थी, जबकि उसके सामने वाला आदमी एक अरबपति था जिसने एक पूरे प्रौद्योगिकी साम्राज्य की स्थापना की थी। विक्रम ने उसे देखा। उसकी आंखें गंभीर और गर्म दोनों थीं। उसने कहा कि उसने जो किया उसे किसी भी पैमाने से नहीं मापा जा सकता। वह नहीं जानती थी कि वह कौन है, उसके पास कितनी संपत्ति या शक्ति है, फिर भी उसने उसकी मदद करने के लिए अपना अवसर बलिदान करने का फैसला किया। उसने इसे एक दुर्लभ साहस कहा। उन शब्दों ने प्रिया को चुप करा दिया, क्योंकि उसने कभी भी खुद को इस तरह से नहीं सोचा था। उसके लिए उसर पूरा भार को यह सब केवल उस क्षण में सही काम करना था जब कोई हिचकिचाहट नहीं हो सकती थी। राजेश ने भी धन्यवाद दिया, यह उल्लेख करते हुए कि अगर प्रिया नहीं होती तो उसके पिता शायद भीड़ भरे स्थान पर अकेले मर जाते। उसने स्वीकार किया कि परिवार के पास कुछ भी खरीदने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, लेकिन वे उसके जैसे निस्वार्थ करुणा के कार्य को नहीं खरीद सकते। उन शब्दों ने प्रिया को और भी जटिल भावनाओं के भंवर में डाल दिया। वहां बैठी उसने खुद को छोटा महसूस किया, लेकिन साथ ही उसने खुद को मूल्यवान भी महसूस किया। ढाबे में मेहनत के वे सारे महीने, रात भर की सफाई की वे सारी शिफ्टें जो व्यर्थ लगती थीं, पता चला कि वे उसे इस क्षण तक ले आई थीं। एक ऐसा क्षण जहां उसके फैसले ने न केवल एक व्यक्ति को बचाया, बल्कि एक पूरे निगम, एक परिवार और उसके अपने जीवन को भी बदल सकता था। एक संक्षिप्त सन्नाटे में प्रिया ने चुपके से रोहन के बारे में सोचा। उसका छोटा भाई शायद अभी भी किताबों के ढेर पर झुका हुआ होगा, इस बात से अनजान कि उसकी बहन ने एकमात्र अवसर खो दिया है, लेकिन साथ ही एक ऐसी कहानी में प्रवेश कर गई है जो सभी भविष्यवाणियों से परे है। उसे नहीं पता था कि वापस जाकर क्या कहना है। क्या उसे सब कुछ बता देना चाहिए या चुपचाप इसे छिपा लेना चाहिए, जैसा कि वह अक्सर अपने भाई को शांत रखने के लिए करती थी। इन सवालों का जवाब मिलने से पहले ही विक्रम ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल थी। उसने कहा कि उसका आज यहां आना कोई संयोग नहीं था, कि कभी-कभी भाग्य इंसानों की परीक्षा लेने के लिए बनाया जाता है। प्रिया ने सुना। फोर था डेटा कार्य की बनादों की बौलों में की। उसका मन बेचैन था। वह भाग्य में ज्यादा विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि आज के दिन में ऐसे संयोग थे जिन्हें समझाना मुश्किल था। अस्पताल का कमरा शांत हो गया। प्रिया अभी भी दो दुनियाओं के बीच बैठी थी, एक तरफ गरीबी की वास्तविकता और दूसरी तरफ अमीर और शक्तिशाली वर्ग के लोग। उनके बीच एकमात्र जोड़ने वाली कड़ी वह निर्णय था जो उसने ट्रेन स्टेशन पर लिया था, और वह कड़ी उसे महसूस हुआ
यहीं खत्म नहीं होगी। शांत अस्पताल के कमरे में विक्रम ने अपने बेटे को देखा और फिर प्रिया की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने कहा कि वह इस कहानी को केवल कुछ धन्यवाद के शब्दों के साथ समाप्त नहीं होने दे सकता। उसके लिए प्रिया ने जो किया था, उसने न केवल एक इंसान की जान बचाई थी, बल्कि एक पूरे परिवार, एक पूरे निगम को भी बचाया था। उसने उस बड़े विलय सौदे को याद दिलाया जो उस दिन होने वाला था, और अगर वह नहीं बचता तो सारी योजनाएं ढह जातीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने स्वीकार किया कि उस बोर्डरूम में कोई भी उस निस्वार्थ कार्य की जगह नहीं ले सकता जो उस युवा लड़की ने किया था। प्रिया ने सुना, उसका मन बेचैन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस फैसले का इतना वजन होगा। अपने दिल की गहराई में उसने केवल वही किया जो उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया था, बिना किसी लाभ हानि की गणना किए। लेकिन अब एक विशाल निगम के संस्थापक के सामने खड़ी, वह समझ गई कि उस चुनाव ने उसे पूरी तरह से अलग स्थिति में डाल दिया था। विक्रम ने धीरे से कहा कि वह प्रिया को एक बेहतर अवसर देना चाहता है। उसने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उसने पीटी इंडस्ट्रीज में साक्षात्कार चूक दिया था, बल्कि सीधे एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव दिया। वह चाहता था कि वह उसकी निजी कार्यकारी सहायक बन जाए। वह प्रस्ताव इतनी स्पष्ट रूप से गूंजा कि प्रिया की सांसें जैसे रुक गईं। उसे लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन उसकी गंभीर आंखें और राजेश के पुष्टि में सिर हिलाने से उसे समझ में आया कि यह सच है। वह घबरा गई और उलझन में पड़ गई, क्योंकि अपने नौकरी के आवेदन में उसने केवल एक रिसेप्शनिस्ट के पद के लिए आत्मविश्वास से आवेदन किया था। वह नौकरी सबसे बड़ा सपना था जिसकी वह कल्पना कर सकती थी। लेकिन विक्रम का निमंत्रण उसकी सभी कल्पनाओं से परे था। एक कार्यकारी पद, संस्थापक के बगल में एक पद, 80,000 रुपये प्रति माह का वेतन और पूरे लाभ। प्रिया के लिए वह संख्या सिर्फ पैसा नहीं थी, इसका मतलब एक पूरी तरह से अलग जीवन था। फिर भी उस पल में वह तुरंत खुश नहीं हो सकी। उसके मन में एक संदेह पैदा हुआ। उसने खुद से पूछा कि उसके जैसा शक्तिशाली आदमी उसे क्यों चुनेगा। एक लड़की जिसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई अनुभव नहीं, केवल कठोर परिश्रम से सख्त हुए हाथ। लेकिन विक्रम ने जैसे उसके विचार पढ़ लिए थे। उसने जोर देकर कहा कि कौशल सिखाया जा सकता है, अनुभव सीखा जा सकता है, लेकिन चरित्र को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। उसके लिए प्रिया ने सबसे कीमती चीज साबित की थी निस्वार्थ दयालुता। उसने यह भी कहा कि निगम को ऐसे लोगों की जरूरत है जो लाभ से ऊपर मानवीय मूल्यों को रखते हैं। उसे विश्वास था कि उसका पिता जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि सही निर्णय से यह अवसर दे रहा है। यह सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। गहराई में वह तुरंत हाँ कहना चाहती थी, लेकिन उसका दिल अभी भी हिचकिचा रहा था। यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि भाग्य इतनी जल्दी बदल सकता है। फिर विक्रम ने रोहन का उल्लेख किया। उसे याद आया कि प्रिया ने अपने भाई के बारे में संक्षेप में क्या बताया था, जो पढ़ाई का शौकीन था, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी जब उसने कहा कि वह रोहन के लिए न केवल 4 साल के कॉलेज के लिए, बल्कि अगर वह चाहे तो स्नातकोत्तर के लिए भी पूरी स्कॉलरशिप स्थापित करना चाहता है। उसने समझाया कि रोहन जैसा बुद्धिमान और दृढ़ व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता विकसित करने का अवसर पाने का हकदार है, और प्रिया का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह सुनकर प्रिया के आंसू बह निकले। इतने सालों तक उसने सब कुछ संभाला था ताकि रोहन को स्कूल न छोड़ना पड़े, ताकि वह उससे आगे बढ़ सके जिसका उसने कभी सपना देखा था। उसने सोचा था कि अगर उसे एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई तो वह अपने भाई की देखभाल करने में सक्षम होगी। लेकिन अब यह संभावना उम्मीदों से कहीं परे थी। एक पूरी स्कॉलरशिप, एक गारंटी,
कि रोहन को अब पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, कि उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में कदम रखने का मौका मिलेगा। प्रिया के दिल में भावनाएं एक लहर की तरह उठीं। उसे राहत और आश्चर्य दोनों महसूस हुआ। घर के किराए बिलों, ट्रेन के किराए की सारी चिंताएं अचानक गायब हो गईं, जैसे वे कभी थीं ही नहीं। लेकिन इसके साथ ही उसे डर भी लगा। डर था कि यह एक छोटा सपना है। डर था कि जब वह जागेगी तो सब कुछ फिर से कठिन वास्तविकता में लौट आएगा। विक्रम ने जैसे प्रिया की चुप्पी को महसूस किया। उसने आगे कहा कि यह कोई एहसान नहीं है, बल्कि एक साझेदारी है। उसे एक अलग दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की जरूरत थी, एक ऐसे व्यक्ति की जो श्रमिक वर्ग की पीड़ा को समझता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो लाभ से अंधा न हो। उसने जोर देकर कहा कि प्रिया वही व्यक्ति है। उसकी आवाज दृढ़ता से गूंजी, जिसमें संदेह के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, न केवल आकर्षक प्रस्ताव के कारण, बल्कि इसलिए कि उसके दिल में भी एक वास्तविक बदलाव की लालसा थी। वह चाहती थी कि रोहन का भविष्य योग्य हो। वह खुद एक सार्थक जीवन जीना चाहती थी। स्टेशन पर एक अजनबी को बचाने के फैसले की कीमत बहुत महंगी पड़ी थी, लेकिन अब इसने एक अप्रत्याशित दरवाजा भी खोल दिया था। उस पल में प्रिया समझ गई कि भाग्य कठोर हो सकता है, लेकिन यह उन तरीकों से भी उदार हो सकता है जिनकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एक गरीब लड़की जो कुछ रुपयों पर जी रही थी, अब वह शहर के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक के साथ काम करने के अवसर के सामने खड़ी थी। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था, लेकिन कम से कम उसे अब अकेले नहीं चलना था। जब विक्रम की आंखों में विश्वास की चमक दिखी तो प्रिया जान गई कि उसकी जिंदगी का बड़ा मोड़ वास्तव में शुरू हो गया है। अब यह कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो उसके सामने खुल रही है। और गहराई में उसने एक नया विश्वास महसूस किया कि कभी-कभी कुछ सेकंड में लिया गया एक निर्णय पूरी जिंदगी को फिर से लिख सकता है। 6 महीने बाद प्रिया के जीवन में सब कुछ इतनी तेजी से बदल गया था कि उसे खुद भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। मुंबई के उपनगर का वह पुराना जर्जर फ्लैट, जहां हर महीने वह और रोहन किराए के पैसे को लेकर डरते थे, अब एक नए विशाल और सुसज्जित अपार्टमेंट से बदल गया था। रोहन का अपना कमरा था, एक बड़ी स्टडी टेबल थी और फटी पुरानी उधार की किताबों की जगह नई नवेली किताबें थीं। प्रिया को भी अब सुबह के ढाबे से लेकर रात की सफाई की नौकरी तक भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती थी। इसके बजाय वह हर दिन मोटेक के साथी तक एक हर तक पर दफ्तर में शुरू करती थी। उस जगह पर बैठी थी जिसे पहले वह केवल दूर से देखने की हिम्मत कर सकती थी। सबसे बड़ा बदलाव केवल 80 रुपये प्रति माह के वेतन और साथ में मिलने वाले लाभों में नहीं था। जिस चीज ने प्रिया को अलग महसूस कराया वह सीखने का अवसर था, जिसे विक्रम सीधे प्रशिक्षित कर रहा था। वह उसे रिपोर्ट पढ़ने और विश्लेषण करने, महत्वपूर्ण बैठकों की तैयारी करने, किसी मुद्दे को न केवल संख्याओं से बल्कि लोगों पर उसके प्रभाव से देखने का तरीका सिखाने में समय बिताता था। प्रिया ने लगन से सब कुछ सीखा, कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। उसे कभी चिंता होती थी कि वह सक्षम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसके पास सामाजिक मुद्दों के लिए एक गहरी अंतर्दृष्टि है। एक ऐसी बात जिसने खुद विक्रम को भी आश्चर्यचकित और सम्मानित किया। एक दिन एक बड़ी बैठक के लिए दस्तावेज तैयार करते समय प्रिया ने गरीब कामकाजी परिवारों के लिए एक स्कॉलरशिप और करियर सहायता कार्यक्रम बनाने का विचार साझा किया। उसने कहा कि उसने खुद उस निराशा की भावना का अनुभव किया था जब उसे नहीं पता होता था कि अगले दिन बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे या नहीं, और उसे विश्वास था कि हजारों अन्य लोग भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। शुरू में यह विचार केवल एक छोटा सा सुझाव था,
लेकिन विक्रम ने ध्यान से सुना और फिर प्रिया से एक विस्तृत प्रस्ताव लिखने के लिए कहा। कुछ ही समय बाद विक्रम के एलकेट कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर काइंडनेस फर्स्ट नाम से मंजूरी दे दी गई। कार्यक्रम तेजी से फैल गया। दर्जनों पूरी स्कॉलरशिप उन छात्रों को दी गईं जिनकी परिस्थितियां रोहन जैसी थीं, जिससे उन्हें अपने विश्वविद्यालय के सपनों को जारी रखने में मदद मिली। उन लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खोले गए जो एक स्थिर नौकरी खोजना चाहते थे, लेकिन लंबी अवधि की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। कंपनी के कर्मचारियों को सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मुफ्त ट्यूशन से लेकर नौकरी खो चुके परिवारों की सहायता तक, यह सब एक ऐसी लड़की के विचार से शुरू हुआ था जो कभी कुछ रुपयों पर जीती थी। मीडिया का ध्यान आकर्षित होने लगा। शुरू में केवल कुछ छोटे लेख थे जो एक युवा लड़की की कहानी बताते थे जिसने मोरटेक के संस्थापक की जान बचाई थी। बाद में इस बारे में बड़ी खबरें आईं कि यह निगम अपनी कॉरपोरेट संस्कृति को कैसे बदल रहा है। उन्होंने इसे मोरटेक मॉडल कहा, जिसमें दयालुता को सबसे ऊपर रखना व्यवसाय में एक नई दिशा के रूप में देखा गया। जब पत्रकारों ने प्रिया का साक्षात्कार लिया तो उसने हमेशा कहा कि यह सब एक साधारण फैसले से शुरू हुआ था, एक जरूरतमंद इंसान को अकेला नहीं छोड़ना, लेकिन लोगों ने उसमें और भी बहुत कुछ देखा। बदलाव का एक प्रतीक, छोटे कार्यों की शक्ति का जो बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। प्रिया के लिए खुशी केवल सामाजिक मान्यता से नहीं आई, बल्कि अपने आसपास के ठोस बदलावों से भी आई। रोहन एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का छात्र बन गया था। अब उसे ट्यूशन फीस की चिंता नहीं थी। उसने रसायन विज्ञान में अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित किया, पहले साल से ही छोटे शोध परियोजनाओं में भाग लिया। प्रिया ने हर बार अपने भाई की आंखों में खुशी की चमक देखी जब वह नए प्रयोगों के बारे में बताता था, और वह जानती थी कि उसके बलिदान के साल व्यर्थ नहीं गए थे। राजू, पुराने ढाबे का रसोइया, भी इस बदलाव से लाभान्वित हुआ। मोरटेक ने कार्यक्रमों के लिए खान-पान सेवाएं प्रदान करने के लिए ढाबे के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके कारण राजू और कर्मचारियों को काम पर रख सका, अपनी दुकान का विस्तार कर सका, और अब उसे कम बिक्री के कारण बंद होने की चिंता नहीं थी। प्रिया एक दोपहर ढाबे पर गई। वहां का जीवंत माहौल और राजू की सौम्य मुस्कान देखकर उसका दिल अजीब सी गर्मी से भर गया। मोरटेक के भीतर बदलाव और भी स्पष्ट था। कर्मचारी अब केवल लाभ और आंकड़ों के इर्द गिर्द दबाव महसूस नहीं करते थे। उन्होंने सामुदायिक मूल्यों के बारे में, एक ऐसी कंपनी में काम करने के गर्व के बारे में अधिक बात करना शुरू कर दिया, जो न केवल शेयरधारकों की बल्कि आम लोगों की भी परवाह करती थी। हर महीने सैकड़ों कर्मचारी स्वेच्छा से सामुदायिक सहायता गतिविधियों में भाग लेते थे। आंतरिक रिपोर्टों से पता चला कि कार्य कुशलता भी बढ़ी, क्योंकि लोगों को लगा कि वे कुछ बड़े और सार्थक का हिस्सा हैं। प्रिया को धीरे धीरे और अधिक जिम्मेदारियां सौंपी गईं। विक्रम उसे केवल एक सहायक के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयोगी के रूप में देखता था। वह उसके हर सुझाव को सुनता था, उसे अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता था, और कई बार प्रिया के व्यक्तिगत अनुभव से उपजे सरल दृष्टिकोण ने उन जटिल समस्याओं को हल करने में मदद की जिन्हें प्रबंधन ने पहले नजरअंदाज कर दिया था। एक बार जब कंपनी लागत बचाने के लिए एक छोटे विभाग को कम करने पर विचार कर रही थी, तो प्रिया ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बजाय उन्हें नई नौकरियों के लिए फिर से प्रशिक्षित किया जाए। शुरू में इस विचार पर संदेह किया गया, लेकिन अंत में यह सफल रहा, जिससे कई लोगों की नौकरियां भी बचीं और कंपनी को भर्ती लागत बचाने में भी मदद मिली। दिन ब दिन प्रिया को अपने मूल्य का एहसास हुआ, जो उन चीजों में नहीं था जो उसने कभी सोची थीं। यह केवल डिग्री या उपलब्धियां नहीं थीं जो अंतर पैदा करती थीं,
बल्कि जीवन का अनुभव, सहानुभूति और दृढ़ता ही सबसे कीमती संपत्ति थी। जो चीजें प्रतिकूल लगती थीं, गरीबी, अभाव, असफलता, वे वास्तव में उसे दूसरों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने वाली संपत्ति बन गईं। एक शाम काम के बाद बैठते हुए विक्रम ने प्रिया से कहा कि उसने कई दशकों में मोटेक को इतना सकारात्मक रूप से बदलते नहीं देखा था। उसने स्वीकार किया कि उसने उसे अपने मूल आदर्श पर लौटने के लिए प्रेरित किया था, एक ऐसी कंपनी का निर्माण करना जो न केवल लाभ कमाए बल्कि एक अंतर भी पैदा करे। उसने उसे एक साथी कहा, न कि केवल एक कर्मचारी। उन शब्दों ने प्रिया को इतना भावुक कर दिया कि उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। वह केवल यह जानती थी कि उसके पिछले सभी संघर्षों को एक अर्थ मिल गया था। काइंडनेस फर्स्ट की खबर अन्य निगमों तक फैल गई। कई कंपनियों ने समान नीतियां बनाने के तरीके पर सलाह के लिए मोटेक से संपर्क किया। कुछ ने तो इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया और सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए। लोगों ने कहा कि प्रिया ने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि व्यापार जगत में एक नया आंदोलन भी शुरू किया। वह इस बात का सबूत बन गई कि कभी-कभी एक पल में लिया गया एक छोटा सा निर्णय एक ऐसा प्रभाव पैदा कर सकता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 6 महीने की यात्रा को देखते हुए प्रिया भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। एक ऐसी लड़की से जो बारिश में भीगी फाइल को कसकर पकड़े ट्रेन स्टेशन पर भाग रही थी, अब वह एक ऊंची मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी। उन नीतियों पर चर्चा कर रही थी जो हजारों लोगों को प्रभावित कर सकती थीं। जीवन एक पूरी तरह से अलग दिशा में मुड़ गया था और यह सब उस क्षण से शुरू हुआ था जब उसने एक जरूरतमंद अजनबी के पास रुकने का फैसला किया था। प्रिया के दिल में यह विश्वास और भी मजबूत हो गया कि सही चीजें कभी व्यर्थ नहीं होती। दयालुता चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली रूप से फैलने की ताकत रखती है, और वह जानती थी कि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। 2 साल बीत गए उस भाग्यशाली दिन से जब वह स्टेशन पर थी। प्रिया का जीवन एक पूरी तरह से नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। वह अब वह लड़की नहीं थी जो कुछ रुपये बचाने के लिए हर शिफ्ट में संघर्ष करती थी ना ही वह अब किराए और बिजली के बिलों की गणना करते हुए रातें जागती थी। अब वह मोटेक की सामुदायिक आली की संबंध निदेशक थी, जो काइंडनेस फर्स्ट की नींव पर बने सामाजिक परियोजनाओं का सीधे प्रबंधन और विस्तार कर रही थी। जो कहानी एक आकस्मिक क्षण की तरह लगती थी, वह उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली एक मील का पत्थर बन गई थी, जो उसे एक शोर भरे ट्रेन स्टेशन से उन बोर्डरूम तक ले गई थी जहां लोग लाखों रुपये के फैसलों पर चर्चा करते थे। उस दौरान रोहन बहुत बड़ा हो गया था। वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का एक उत्कृष्ट छात्र बन गया था, वैज्ञानिक अनुसंधान में भाग ले रहा था और मोटेक की पूरी स्कॉलरशिप के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में समाचार पत्रों में दिखाई दे रहा था। वह अपनी बहन को नए प्रयोगों के बारे में, दुनिया भर से आए दोस्तों के बारे में और एक शोधकर्ता बनने के अपने सपने के बारे में उत्साह से बताता था, जो समाज में योगदान दे सकता है। अपने भाई को उस रास्ते पर चलते देखकर जिसे उसे खुद छोड़ना पड़ा था, प्रिया को इतनी राहत महसूस हुई जैसे अतीत के सभी बलिदानों का अंत में जवाब मिल गया हो। लेकिन जिस चीज ने प्रिया को सबसे ज्यादा गौरवान्वित किया वह उसका पद या वेतन नहीं था, बल्कि वह बदलाव था जो वह हर दिन समुदाय में देखती थी। जो छात्र कभी ट्यूशन फीस के लिए संघर्ष करते थे, अब उनके हाथों में प्रवेश पत्र थे। जो परिवार कभी निराशा 100 बाय कर रहे में जी रहे थे, अब उनके पास स्थिर नौकरियां थीं। मोटेक के कर्मचारियों को अपने दैनिक काम में एक नया अर्थ मिला था। कभी कभी उसे अजनबियों से संदेश मिलते थे जो बताते थे कि उसकी कहानी ने उन्हें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्होंने किसी अजनबी की मदद करने या किसी प्रियजन को माफ करने का फैसला किया है।
हर साधारण संदेश उसे विश्वास दिलाता था कि अच्छाई वास्तव में पानी पर फैलने वाले वृत्तों की तरह बढ़ सकती है। एक पतझड़ की दोपहर प्रबंधन के साथ एक लंबी बैठक समाप्त करने के बाद प्रिया जल्दी से दफ्तर से निकल गई ताकि वह सामुदायिक केंद्र पहुंच सके, जहां उसकी हाई स्कूल के छात्रों से मुलाकात थी। वह स्कॉलरशिप, शिक्षा के अवसरों और एक ढाबे की वेट्रेस से एक बड़े निगम की निदेशक बनने की अपनी यात्रा के बारे में साझा करने की योजना बना रही थी। यह केवल एक भाषण नहीं था, बल्कि एक ईमानदार संदेश था कि कोई भी बदल सकता है अगर वह हार न माने और सही काम करना चुने। उस शाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस खचाखच भरा हुआ था। लोगों की आवाजें, घोषणाएं और कदमों की आहट एक परिचित लय में मिल गई थीं। प्रिया भीड़ के बीच से तेजी से गुजरी, मन में यह गणना करते हुए कि उसके पास अपनी बातचीत के लिए समय पर पहुंचने के लिए कितने मिनट हैं। लेकिन ठीक उसी क्षण उसकी नज़र एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसके दिल को रोक दिया। एक बूढ़ा आदमी एक बेंच पर अकेला बैठा था। उसने एक पुराना लिफाफा कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कुछ ऐसा बुदबुदा रहा था जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वह इतना भ्रमित और दुखी लग रहा था जैसे दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। प्रिया धीमी हो गई। उसके दिल में अतीत की गूंज सुनाई दी। 2 साल पहले इसी जगह पर उसे एक कठोर चुनाव के बीच खड़ा होना पड़ा था, एक अजनबी को नजरअंदाज करके अपनी ट्रेन पकड़ना या एक जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देना। और आज एक लगभग वैसी ही स्थिति फिर से आ गई थी। वह जानती थी कि अगर वह रुक गई तो वह उन दर्जनों छात्रों के साथ अपनी नियुक्ति से चूक जाएगी जो इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक ऐसी तात्कालिकता थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह पास गई और पूछा। बूढ़े आदमी ने रुंधे गले से कहा कि वह अपनी पोती के स्नातक समारोह का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है। उसके हाथ में शहर के एक प्रतिष्ठित नर्सिंग स्कूल से एक निमंत्रण था, जहां उसकी पोती ने अभी अभी अपना कार्यक्रम पूरा किया था। अगली बात ने प्रिया को स्तब्ध कर दिया। उस पोती का नाम माया था, जो काइंडनेस फर्स्ट फंड से स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों में से एक थी। उसे माया का आवेदन अच्छी तरह से याद था। उस लड़की ने लिखा था कि उसके दादाजी ने उसे पढ़ाने के लिए एक ही समय में 3 नौकरियां की थीं, कि एक नर्स बनने का उसका सपना केवल स्कॉलरशिप के कारण ही सच हो सका था। और अब वह दादाजी उसके सामने बैठे थे, स्टेशन के बीच में खोए हुए इस डर से कि वह अपनी पोती के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण को चूक जाएंगे। प्रिया ने अब और संकोच नहीं किया। उसने अपना फोन निकाला और अपना भाषण रद्द करने के लिए एक संदेश भेजा, फिर एक टैक्सी बुलाई और उसे सीधे उस स्थान पर ले गई। रास्ते में बूढ़े आदमी ने बताया कि उसका नाम राम भरोसे है। उसने अपना पूरा जीवन निर्माण स्थलों पर, रेस्तरां में और मैकेनिक की दुकानों में काम करते हुए बिताया है ताकि अपनी एकमात्र पोती को पाल सके। उसने कहा कि आज का दिन वह दिन है जिसका उसने किसी भी चीज से ज्यादा इंतजार किया था, क्योंकि माया परिवार में कॉलेज से स्नातक होने वाली पहली व्यक्ति थी। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने उस गर्व का उल्लेख किया और उसकी आंखों में असीम कृतज्ञता थी। जब वे पहुंचे तो प्रिया ने उसे न केवल गेट तक पहुंचाया, बल्कि उसे सभागार में ले जाकर एक उपयुक्त सीट खोजने में भी मदद की। और फिर जिस क्षण माया का नाम पुकारा गया, उसने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके आंसू बह निकले। उसने फुसफुसाया कि अगर वह स्कॉलरशिप कार्यक्रम नहीं होता तो यह दिन कभी नहीं आता। प्रिया ने मंच पर देखा, माया को स्नातक के गाउन में चमकते हुए, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चलते हुए, और उसका दिल एक अकथनीय खुशी से भर गया। समारोह के बाद वापस ट्रेन में प्रिया चुपचाप बैठी रही। वह जीवन के अजीब चक्र के बारे में सोच रही थी। उस दिन उसने एक अजनबी आदमी को बचाने के लिए अपना साक्षात्कार छोड़ दिया था।
आज उसने एक बूढ़े आदमी को अपनी पोती के स्नातक समारोह में पहुंचाने के लिए अपना भाषण छोड़ दिया था, लेकिन इस बार उसे कोई अफसोस या डर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसे ही विकल्पों ने उसे वह व्यक्ति बनाया था जो वह थी, और वह सब कुछ बनाया था जो उसके पास था। अगले दिन जब विक्रम ने यह कहानी सुनी तो वह मुस्कुराया और तुरंत एक नई नीति की घोषणा की। मोर्टेक का कोई भी कर्मचारी जो दूसरों की मदद करने के कारण देर से आता है, उसे संरक्षित किया जाएगा। उसने कहा कि बैठकें स्थगित की जा सकती हैं, लेकिन सही काम करने का अवसर हमेशा इंतजार नहीं करता। उस नीति का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, न केवल कंपनी के भीतर बल्कि बाहर भी एक सरल लेकिन शक्तिशाली घोषणा के रूप में फैल गया। दयालुता मनुष्य का मूल मूल्य है। अगले कुछ दिनों में प्रिया को सहकर्मियों, दोस्तों और यहाँ तक कि अजनबियों से अनगिनत संदेश मिले। उन्होंने उन समयों के बारे में बताया जब वे सड़क पर किसी की मदद करने के लिए रुके थे। वे समय जब उन्होंने चले जाने के बजाय सुनने का फैसला किया। वे दयालुता के अवसर जो छोटे लगते थे लेकिन एक स्थायी छाप छोड़ गए। प्रिया ने हर पंक्ति को पढ़ा और अपने दिल को गर्म महसूस किया। वह जानती थी कि उसकी कहानी अब केवल उसकी अपनी नहीं रह गई थी, बल्कि कई अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी जो धीमे और अधिक दयालु होकर जी रहे थे। उस शाम जब वह अपने नए अपार्टमेंट की खिड़की के पास खड़ी थी, प्रिया ने शहर की चमकदार रोशनी को देखा और अपनी यात्रा के बारे में सोचा। एक गरीब लड़की से वह एक ऐसी व्यक्ति बन गई थी जो हजारों जिंदगियों को प्रभावित कर सकती थी। ट्रेन स्टेशन पर एक क्षण से उसने अपनी कहानी फिर से लिखी थी और कई अन्य लोगों के लिए दरवाजे खोले थे। लेकिन सबसे बढ़कर वह समझ गई कि वह कोई नायक नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं थी। वह सिर्फ एक व्यक्ति थी जिसने मदद के लिए एक गुहार भरी नज़र देखकर रुकने का फैसला किया था, और उसी चुनाव ने सब कुछ बना दिया था। आधुनिक जीवन अक्सर लोगों को इतनी तेजी से बहा ले जाता है जिससे हर कोई काम, सफलता, पैसे के पीछे भागता रहता है और यह भूल जाता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। प्रिया ने सीखा था कि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण बात ट्रेन पकड़ना नहीं है, बल्कि एक अजनबी के साथ रहने के लिए उसे छोड़ने की हिम्मत करना है, क्योंकि करियर के अवसर वापस आ सकते हैं, लेकिन एक इंसान को बचाने का अवसर केवल एक बार आता है। और इस तरह एक गरीब लड़की की साधारण कहानी से एक स्पष्ट संदेश गूंज उठा। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से भरी दुनिया में करुणा ही असली ताकत है। एक दयालु विकल्प न केवल दूसरों के जीवन को बदल सकता है, बल्कि आपके अपने जीवन को भी फिर से लिख सकता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस कहानी को सुनने और इस पर ध्यान देने के लिए अपना कीमती समय निकाला। आपकी हर एक नज़र, हर एक पल जो आपने सुनने में बिताया, हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, जो हमें मानवीय मूल्यों वाली कहानियों को साझा करते रहने की प्रेरणा देता है। आज की कहानी सिर्फ एक पात्र की यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सरल अनुस्मारक भी है कि कभी-कभी एक पल में लिया गया एक छोटा सा निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। करुणा न केवल एक व्यक्ति की मदद करती है, बल्कि यह फैलकर पूरे समुदाय के लिए नए दरवाजे भी खोल सकती है। सबसे कीमती चीज जो हम एक दूसरे के लिए छोड़ सकते हैं, वह है दयालुता और मानवता में विश्वास। हर नेक काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सबसे अंधेरे समय में भी आशा की किरण जलाने की ताकत रखता है। मेरा मानना है कि अगर हर कोई थोड़ा रुकना सीखे, थोड़ा दिल खोलना सीखे, तो हम सब मिलकर एक अधिक गर्मजोशी और जुड़ाव वाला समाज बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी सार्थक लगी तो कृपया लाइक करें, अपनी भावनाओं को नीचे कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी अच्छे संदेश फैलाने का अवसर मिले। एक बार फिर आपके साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों, आप सब कहाँ से हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिए। मेरी यही कामना है कि आप सब जहाँ भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो हम सबके साथ ज़रूर साझा करें, ताकि हम सब उसे पढ़ सकें और उसका आनंद ले सकें।